क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से सबसे पहले मेरे बात को ध्यान से सुनिए। आज की क्लास जो है ना मेरे दोस्तों, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे दोस्तों आज मैंने 3 चैप्टर को मिक्स करके आपके सामने लेकर आया हूं। साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं नंबरिकल भी बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम पे फाइनल एग्जाम हो या आपका जो SC1 एग्जाम अभी होने वाले हैं 4 अक्टूबर को, इसमें हो। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जब भी मैं नंबरिकल से संबंधित होगी या क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं उसके लिए, है ना भाई। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप अच्छी तरह से चाहते हैं कि सर हमें 2025 के अकॉर्डिंग हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो कोर्सेस है, इस कोर्स को आप जिस डिपार्टमेंट से है उस डिपार्टमेंट के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों सुबह और शाम दोनों ही टाइम पे आप लोगों का, याद रखिएगा, आप लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है ना भाई। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले क्वेश्चन उठाकर देखेंगे 2024 के पेपर में क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं वीकली टेस्ट में। एक बार क्वेश्चन को जरूर अटेंड कीजिएगा भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, साथ ही साथ नंबरिकल को भी देखेंगे भाई। सामूहिक मांग के संगठक अगर C कंजप्शन प्लस I अगर इनकम प्लस, तो क्या होगी मेरे दोस्तों जी का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है भाई, सरकार। इसके फॉर्मूला मैंने पिछला वीडियो में बताया था बहुत ही मस्त तरीके से मेरे भाई, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कंजक्शन उपभोग प्लस I प्लस गवर्नमेंट का मतलब सरकार, अब प्लस मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था क्या, याद रखिएगा, मैंने बताया था x माइनस m। क्या बताया था मेरे दोस्तों, x माइनस m। ये पूरा इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा याद रखना भाई। ये फॉर्मूला कहां नजर आ रही है तो बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा, चुकू बैठकर धैर्य मतलब पैसेंस बनाकर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक मांग समग्र मांग के प्रमुख घटक है भाई, किसका, तो व्यक्तिगत उपभोग का, सार्वजनिक उपभोग का, विनियोग का, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, MPC का मान क्या है। मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। MPC प्लस MPS, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अपने तिजोरी पे, यानी आप लोगों के माइंड का जो है भाई उसमें आप लोग सेट कर लीजिए कि MPC और प्लस MPS का मान हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो MPC का मान होता है हमेशा, तो MPC का मान हमेशा याद रखिए 0 से अधिक होता है, किंतु 1 से कम। 0 से अधिक होगा मेरे भाई, ठीक है, क्या होगी मेरे भाई, 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा कौन, MPC का मान। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगी, सही उत्तर। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से रट्टा लगा लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं सर, APC हो। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो APC है ना, आप लोग घबराना नहीं है, MPC प्लस MPS मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट MPS सप्लाई, ठीक है भाई। चलिए इसी को ना चेंज करके कर दिया है ए का मतलब एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट अब प्लस एवरेज प्रोडक्ट सप्लाई, इसी को कर दिया गया। तो इसका वैल्यू भी कितना होगी भाई, 1 ही होगा, हाँ 1 ही होगा, टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अभी मैंने जस्ट बताया MPC प्लस MPS इक्वल टू मान कितना होता है भाई, 1 होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, MPC प्लस MPS का मान हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बुक का नाम पूछा गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक के रचिता कौन है, ये पुस्तक किसने लिखा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये लिखने वाला था केन्स मेरे भाई। कौन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था, और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में अभी मेरे दोस्तों जैक बोर्ड ने छाप के रखा है कि इस साल इस क्वेश्चन को देना है भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों JBC किसने दिया था ये सिद्धांत, बाजार का सिद्धांत, याद रखेगा JBC भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भाई। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, पूर्ति स्वयं मांग की सृजन करती है, क्योंकि मेरे दोस्तों जैसे जैसे हमें रसगुल्ला खाना है, पूरा भूख लगे, तो जैसे जैसे हम रसगुल्ला खा रहे हैं हमारे मांग आ रही है, हमारी डिमांड हो रहा है, तो याद रखिएगा वही कह रहा है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ये स्टेटमेंट, JBC ने। JBC नहीं दिया था बाजार का सिद्धांत, इसको भी याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर,
किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, नंबरिकल भी बताऊंगा, पैसेज बनाकर रखिएगा। केंज के अनुसार, केंज हो या किन्स के अनुसार, ठीक है, के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार, याद रखिए आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहां स्थापित होता है? तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज डिमांड इक्वल टू होता है एवरेज सप्लाई। इस क्वेश्चन को एक बार याद रखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई। अभी देखिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा, फिर घबराना नहीं है। क्या पूछा गया है? केंज के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार, ठीक है, का संतुलन स्तर, संतुलन का मतलब बैलेंस, बैलेंस का मतलब इक्वल। तो याद रखिएगा मेरे भाई क्या होती है? तो बताएंगे सर एवरेज डिमांड इक्वल टू एवरेज सप्लाई। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है? निवेश के निर्धारक घटक होती है हमारा पूंजी की सीमांत क्षमता और दूसरा ब्याज की दर। मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों खास करके जुड़े रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। आय के संतुलन स्तर पर है, आय का संतुलन स्तर क्या है सर? बचत और निवेश बराबर होती है। क्या होती है मेरे भाई? बचत और निवेश बराबर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर हम लोग चलते हैं तो हमें पता चलता है निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है? निवेश का निर्धारक घटक होती है, अभी मैंने जस्ट बताया भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुकी है। अब नंबरिकल आ गया सर। अब इत्मीनान से फॉर्मूला सुनिए भाई। दो फॉर्मूला होती है सर, एक होता है सर हमारा एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला होता है सर के का मतलब गुणांक होता है भाई। एक होता है सर के इक्वल टू होता है 1/एमपीएस। दोनों फॉर्मूला को लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है सर के इक्वल टू 1/1 - एमपीसी। इस फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी पे बंद कर लीजिए, अपने तिजोरी पे बंद कर लीजिए, दोनों ही को। किसको भाई? दोनों ही को बंद कर लेना है, दोनों ही फॉर्मूला को, ठीक है। जो भी पूछेगा उसमें वैल्यू रख देंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगी। आपसे पूछा गया था एमपीएस का मान दिया भाई, तो आराम से लिखिए मेरे दोस्तों के इक्वल टू, ठीक है, एमपीएस का मान दिया तो 1/ एमपीएस का मान कितना दिया भाई? 0.2, तो लिखेंगे 0.2, पॉइंट काटेंगे तो 0, 2 5 10, मतलब के इक्वल टू कितना आ गया सर? 5। ऑप्शन नंबर कितना भाई? एक नंबर लेना है, घर आ जाना है और अपना 1% अपने मार्क्स में बढ़ा देना है, बस इतना सिंपल है भाई। अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, खराब लगे फिर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट को देख के ही मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन और मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यकता शर्त कौन सी है? वस्तु विनिमय प्रणाली का आवश्यकता शर्त कौन सी होनी चाहिए? तो आवश्यकता का सीमित होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको वस्तु विनिमय प्रणाली पता होना चाहिए मेरे दोस्त की वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। मेरे दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली उसे कहते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं था और मेरा और एक बंदा था जिसके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास धान है, मेरे पास गेहूं है, उनको गेहूं की आवश्यकता है, मुझे धान की आवश्यकता है। तो मेरे दोस्तों जब हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं एक दूसरे के बदले में, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो सीमित आवश्यकताओं की सीमित होना चाहिए, अगर आप 5 किलो देंगे तो मैं भी 5 किलो ही दूंगा। सीमित विनिमय क्षेत्र होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयां हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों देखेंगे कि हम लोग अगर बकरी के बदले, अगर बकरी के बदले मुझे अगर भैंस देना पड़े तो मेरे दोस्तों भैंस को हम लोग तो काट नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। दोहरे संयोग का अभाव हो जाती है भाई, पहला। दूसरा हमारा वस्तु विनिमय विभाजन में कठिनाई, हम वस्तुओं को विभाजन नहीं कर सकते हैं, है ना भाई। सार्वजनिक मूल्य सर्वमान्य मूल्य मापक में अभाव होती है, हम लोग वस्तु को तो माप नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी? डी। और इसके बारे में आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया भाई। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? सबसे तरल संपत्ति हम लोग मुद्रा को मानते हैं भाई। तरल संपत्ति मतलब समझ में आ रहा है भाई, क्योंकि आज हमारे पास है तो कल नहीं है, कल आपके पास होगी, कल किसी और के पास होगा। ये एक ऐसी संपत्ति है भाई जो एक साथ एक व्यक्ति के साथ नहीं रहती है कभी भी। और ये क्वेश्चन तो मेरे लोग दोस्तों लिख के रख लीजिए, 2025 के एग्जाम में हर हाल में पूछेगा मेरे भाई। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो बताएंगे सर होटल विदर्स ने दिया था। किसने दिया भाई? विदर्स ने दिया था, ठीक है। यह मुद्रा का कार्य है, बताइए इनमें से कौन मुद्रा का कार्य है? तो मुद्रा का मूल्य का संचयन करना भाई, विनिमय का माध्यम है भाई। विनिमय का माध्यम जैसे मान के चलिए मुझे इडली खाने का शौक है, तो हम पैसा देंगे तो हमको इडली मिल जाएगी, तो विनिमय का माध्यम हो रहा है भाई, ठीक है। दूसरा मूल्य मापक, हम लोग मूल्य को माप के भी ले सकते हैं। मुझे बोलूंगा कि मुझे 10 किलो आलू चाहिए तो मुझे 10 किलो देंगे। पहले जमाने क्या होता था ना, ऐसा नहीं होता था, पूरा बोरा लेना पड़ता था भाई। तो ये बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 6 निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? आपको बताना है कि मुद्रा का कार्य है कीमत स्थिरता। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुद्रा के प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? प्राथमिक कार्य में तो देखिए विनिमय का माध्यम ये हमारा प्राथमिक कार्य है ना भाई। मान के चलिए मुझे बीज खरीदना है तो मुझे बीज के बदले मुझे पैसा देना होगा, एक तरह का हो गया। दूसरा सर मूल्य का मापक, हम लोग बीज को तोल कर लेंगे। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी मेरे भाई? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? मुद्रा के गौण कार्य में स्थगित भुगतान की माप, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य संचयन, मतलब बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे शेरों से। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा व्यावसायिक बैंक क्या है भाई। व्यावसायिक बैंक एक प्रकार का जमा स्वीकार करती है, लोकर आदि की सुविधा देती है, मतलब छोटा छोटा ऋण देती है, ऋण प्रदान करता है। लोकर आदि का सुविधा का मतलब ये होता है कि आप अपने जेवर वगैरह रखना चाहते हैं, घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगी, तो आप बैंक में दे दीजिए, कुछ पैसा कुछ 1-2% आपका इंटरेस्ट लेगी, वो रख देंगे, आपको सुरक्षित रहेगी भाई, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो ये कहते हैं हमारा व्यावसायिक बैंक। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से, जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी कोर्स से रिलेटेड है, आप कॉमर्स है, कॉमर्स साइंस से है, साइंस अगर इंग्लिश का क्लास करना चाहते हैं, जैसे ये आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है, आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद एग्जाम से संबंधित सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल पेपर सोल्यूशन कराई जाएगी, मतलब इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग खुद सोच नहीं सकते हैं कि सर हम लोगों को क्या मिल रहा है 399 रुपये में। इसलिए लेट ना करें, जाए ज्वाइन कीजिए, और सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है, ठीक है भाई। चलिए, व्यावसायिक बैंक का यह कार्य नहीं है, व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है रुपया का उधार देना, ठीक है। चलिए, लोन एक अलग चीज होती है भाई, और पैसा को उधार देने का अलग चीज होता है, ठीक है। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, फिर से पूछा गया व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है मुद्रा का विनिर्माण करना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य होती है मेरे दोस्तों ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। क्या होती है भाई? याद रखिएगा, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना। आते सर अगला क्वेश्चन पे कि जनता का बैंक कौन सा है? जनता का बैंक, बैंकों का बैंक, तो बोल सकते हैं सर व्यापारिक बैंक हमारा जनता का बैंक कहलाता है, जो खास करके हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं। व्यावसायिक बैंक किस प्रकार के ऋण देती है? तो व्यावसायिक बैंक नगद साख देती है, अधिक विकास देती है, ऋण एवं अग्रिमन देती है, थोड़े समय के लिए भी देती है, ज्यादा समय के लिए भी देती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। व्यावसायिक बैंक का बैंक का एजेंसी कार्य क्या है भाई? बैंक का कार्य है मेरे दोस्तों, जो हमारी व्यावसायिक बैंक का जो एजेंसी कार्य होती है वह है ट्रस्टी कार्य बनना, ट्रस्टी कार्य करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है भाई। क्या है भाई? एक व्यापारिक बैंक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में व्यावसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुई थी? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1969 में। कब होती है? 1969 को। इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? किस विधि से हम लोग बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? आरोहण पत्र द्वारा, चेक के माध्यम से ही, एटीएम के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाए? आरोहण पत्र मतलब जो हम लोग लिखते हैं ना कि मुझे 10,000 चाहिए, जहां पे सिग्नेचर करते हैं 10,000 रुपीज, उसको हम लोग बोलते हैं आरोहण पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है मेरे दोस्तों 1935 में। कब होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1935 में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? अभी मैंने जस्ट बताया 1935 में इसकी स्थापना होती है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है सरकार का बैंकर, एजेंट सलाहकार है, नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा निर्गमन का जो कार्य करती है ना भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखें, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखें आरबीआई, इसका स्थापना होती है 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, ठीक है। लेकिन व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 को। क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना भाई, ठीक है।
चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है भाई? देखिए भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम क्या भाई? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या भाई? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना दादा। विश्व महामंदी किस वर्ष हुई थी? भारत में नहीं, पूरे विश्व में महामंदी हुई थी 1929 में। मतलब एक तरह का देखा जाए तो अकाल पड़ गया था भाई। क्या अकाल पड़ गया था? और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। मौद्रिक नीति का संबंध किससे भाई? मौद्रिक नीति का संबंध है सार्वजनिक व्यय से। किसके भाई? सार्वजनिक व्यय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय नीति के अंग है भाई, राजकोषीय नीति का अंग है एक टैक्स नीति। क्या है भाई? टैक्स नीति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, अब आते सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। अगर आप लोग चाहते हैं सर जल्दी से हम लोग को सेट 4 भी करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग सारा स्टूडेंट मिलकर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से सेट 4 ही लेकर आऊंगा। सारा चीज आप लोगों को एग्जाम से पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।